हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम बेटा 22 फरवरी से हैं, जिसके कारण आपने अपनी तैयारी जो है वो ज़ोरों शोरों से करना शुरू कर दी है। आज की वीडियो में हम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कक्षा 10 की विषय विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे बेटा। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। कोई सा भी प्रश्न बेटा छूट ना जाए और बहुत ही अच्छी तरह से आपको इन प्रश्नों को तैयार करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। देखें मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो हमारा हेडिंग पड़ा है बेटा वह है लेंस। लेंस क्या होता है जानेंगे बेटा। लेंस क्या होता है तो है बेटा किसी भी पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक बेटा जिसके आर पार देख सके, किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे कांच का वह भाग जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हो। कितने गोलीय पृष्ठों से बेटा? दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हो, अथवा एक समतल तथा एक गोलीय पृष्ठ से घिरा हो, लेंस कहलाता है। अब बेटा अगर ऐसा आया कि दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक समतल पृष्ठों से अथवा एक पृष्ठ से घिरा हो तो वो क्या कहलाता है? तो बेटा वो लेंस कहलाता है। और लेंस कितने प्रकार के होते हैं? अगर बेटा पेपर में आ गया कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? नंबर एक बेटा उत्तल लेंस, जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। और नंबर दो है बेटा अवतल लेंस, जिसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो लेंस क्या होता है बेटा? ये एक कांच का भाग होता है जो दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक समतल पृष्ठ तथा एक गोलीय पृष्ठ से घिरा हो, लेंस कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। और अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले बढ़ते हैं बेटा। देखें अगले एक प्रश्न है जो अच्छा प्रश्न है बेटा। क्या प्रश्न है जरा देखते हैं ध्यान से। प्रश्न है बेटा, आप इन नंबरों पे नहीं जाएंगे, आपको केवल प्रश्न ध्यान करना है। ठीक है बच्चों, क्या है बेटा? दंत चिकित्सकों द्वारा, दंत चिकित्सक कौन होते हैं बेटा? जो दांतों की चिकित्सा करते हैं, यानी दांतों के डॉक्टर। दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांत देखने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला दर्पण कौन सा होता है बेटा? दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांत देखने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर एक है अवतल, ऑप्शन बी है बेटा उत्तल, ऑप्शन सी है समतल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होता है बेटा? तो होता है ऑप्शन नंबर ए अवतल। जो दांत देखते हैं बेटा दांतों के डॉक्टर, वो बेटा दर्पण जो होता है वो होता है अवतल। कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण होता है। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखें, प्रश्न बहुत बेहतरीन है बेटा और ध्यान से सीखना भी है। प्रश्न है बच्चों कि किसी उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब हेतु, किसी उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब हेतु किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब के आकार पर टिप्पणी भी कीजिए। किसके आकार पर बेटा? प्रतिबिंब के आकार पर टिप्पणी भी कीजिए। जबकि वस्तु, वस्तु कहाँ पर होगी बेटा? फर्स्ट पॉइंट है अनंत एवं दो एफ के बीच स्थित हो, और दूसरा है बेटा वस्तु लेंस से 2F दूरी पर हो या दूर हो। ये बेटा 2022 में आया है। पहला क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अनंत और 2F के बीच हो, और दूसरी है वस्तु लेंस से 2F दूर हो। तो चलिए पहले वाला देखते हैं बच्चों। देखें ये ग्राफ आपके पेपर में अवश्य आएगा बेटा। पहला है जब वस्तु अनंत एवं 2F के बीच स्थित हो तो क्या बनेगी। तो सबसे पहले बेटा हमने ये बनाया आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल। ये है बेटा ए बी वस्तु, और इससे ये चली इसके केंद्र से होकर, और ये बेटा बी और ए डैश, ये बना आपका प्रतिबिंब बी डैश ए डैश। और ये है बेटा 2F2, और ये है F1 और ये 2F1, बीच में वक्रता केंद्र C है। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा। इस चित्र को ध्यान से देखना, इसका कंक्लूजन देखते हैं। कह रहे हैं इस प्रकार अनंत
तथा दो F1 के मध्य स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा व लेंस के दूसरी ओर F2 व 2F2 के मध्य प्राप्त होता है। बेटा ये पॉइंट बहुत हाईलाइट करके देख लें कि अनंत और 2F के मध्य प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आप बताएंगे वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा, लेंस के दूसरी ओर F2 व 2F2 के मध्य प्राप्त होता है। अब देखते हैं बेटा दूसरा। दूसरा क्या हेडिंग जब वस्तु लेंस से 2F की दूरी पर हो। ठीक है, तो इसका भी देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा इसे ऊपर करते हैं जिससे अच्छे से इसका भी चित्र दिख जाए। देखो बच्चों, फिर से यही हमने उत्तर लेंस लिया बेटा एक। ये वस्तु है हमारी ए बी, यहाँ पर पॉइंट है बेटा 2F1, ये फोकस F1 है, बीच में बेटा वस्तु का ओरिजिन बिंदु जो लेंस का है बेटा O, ये F2 है फोकस, ये बेटा आपका प्रतिबिंब बनना है B डैश A डैश। ठीक है, ये केंद्र से होकर जा रही है और ये दर्पण लेंस से होकर वस्तु प्रतिबिंब पर मिल रहा है बेटा ये। ठीक है, तो इसका भी देख लेते हैं कि जब वस्तु लेंस से 2F की दूरी पर हो तो क्या होगा बेटा, ये भी जान लेते हैं। देखें इसका कंक्लूजन देखते हैं। इस प्रकार 2F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर तथा लेंस के दूसरी ओर 2F2 पर प्राप्त होता है। इस प्रकार 2F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर तथा लेंस के दूसरी ओर 2F2 पर प्राप्त होता है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं अगले। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे। देखें अगला एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है बेटा। क्या है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है। कह रहे हैं बेटा जो मानव का नेत्र होता है ना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या हो सकता है। तो बेटा ऑप्शन नंबर एक है जरा दूरदृष्टिता, बी है बेटा समंजन, सी है निकट दृष्टि, और बेटा ऑप्शन नंबर डी है दीर्घ दृष्टि। तो बताओ क्या हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी है समंजन। ये किसके कारण होता है बेटा, समंजन के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए बच्चों प्रश्न छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों, निम्नलिखित के मात्रक लिखिए। फिजिक्स का एक अच्छा सा प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित के मात्रक लिखिए। पहला क्या है, देखो प्रश्न है बेटा पहले, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल। तो इन पांचों के हम देखते हैं बेटा। पहला है बेटा विद्युत आवेश, इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है बेटा, कूलाम। फिर है विद्युत धारा, इसका होता है बेटा एम्पियर। फिर है तीसरे नंबर पे विभवांतर, इसका होता है वोल्ट। और चौथे नंबर पे बेटा प्रतिरोध, इसका मात्रक होता है ओम। और विद्युत वाहक बल पांचवें नंबर पर, इसका मात्रक होता है बेटा वोल्ट। तो आप जान गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों विद्युत विभव का क्या होता है बेटा, विद्युत आवेश का। तो विद्युत आवेश का क्या होता है कूलाम, और विद्युत धारा का एम्पियर, विभवांतर का बेटा तो वोल्ट होता है, और प्रतिरोध का ओम होता है, और विद्युत वाहक बल का बेटा वोल्ट होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, थोड़ा जल्दी जल्दी हम देखेंगे। अगला प्रश्न देखें बेटा 24वां प्रश्न। आप देख सकते हैं ये 2020 और 23 में आया हुआ बेटा, 2022 और 2023 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। प्रश्न है बेटा विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है बेटा वोल्ट, बी है वाट, सी है एम्पियर और डी है ओम। तो विद्युत शक्ति का मात्रक बेटा क्या होता है, वाट। आप जानते हैं विद्युत शक्ति हो या सामर्थ्य हो एक ही चीज होती है बेटा, इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है बेटा। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं बच्चों। अगला भी एक अच्छा सा प्रश्न है बेटा। कह रहे हैं दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी वैद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। बेटा दो चालक तार हैं जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास कैसे हैं, समान हैं। कह रहे हैं किसी वैद्युत परिपथ में पहले तो वो किस में जोड़े जाते हैं बेटा, श्रेणी में, और फिर
समांतर में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? ये बेटा एनसीईआरटी 2020 में आया हुआ प्रश्न है। एनसीईआरटी 2020 में आया प्रश्न है। बताओ बेटा क्या अनुपात होगा? तो आपको मैं बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा बेटा 1:4। ठीक है, आ रहा है बेटा समझ में? अगर वीडियो पसंद आए तो आपको कमेंट्स करके भी बताना है, और आप अगर मेरे सच्चे स्टूडेंट हो बेटा तो वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो पर जितने व्यूज हो बेटा उतने लाइक दिखना चाहिए। ठीक है, हाँ, ये वीडियो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी, बहुत अच्छी वीडियो साबित सिद्ध होगी। ठीक है बेटा, चलिए चलिए अगले देखते हैं। अगला एक प्रश्न है बेटा, देखें प्रश्न कह रहे हैं किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? और मेरे प्यारे बच्चों ये 2023 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है शून्य होता है, बी है बेटा सभी बिंदुओं पर समान होता है, ऑप्शन नंबर सी है इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, और ऑप्शन डी है इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वह है बेटा ऑप्शन नंबर बी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। कैसा होता है बेटा? ऑप्शन नंबर बी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखें अगला टॉपिक है, बहुत अच्छी तरह से आप सीखेंगे बेटा बेंजीन। क्या है बेंजीन? सबसे पहले आप जानें बेटा बेंजीन का सूत्र क्या होता है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। देखिए सी भी 6 है यानी कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है, तो C6H6 ये बेटा बेंजीन का सूत्र है। आप देखें इसे थोड़ा अच्छी तरह से कैसे इसकी स्ट्रक्चर बना है। सूत्र याद कर लेना C6H6। पद एक स्टेप 1 में क्या कह रहे हैं? कार्बन परमाणुओं का एकल बंध द्वारा बंधन। बेटा कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बनों को बेटा सिंगल बॉन्ड से हमने जोड़ दिया। ये तो स्टेप फर्स्ट था। अब देखते हैं स्टेप सेकंड में। बेटा स्टेप सेकंड में क्या हुआ? कार्बन की असंतुष्ट संयोजकताओं पर हाइड्रोजन परमाणुओं का बंधन किया। बेटा 6 कार्बन थे ना, 1 2 3 4 5 6, सभी से एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। बेटा सभी से, तो 6 कार्बन से कितने जुड़े? 6 हाइड्रोजन। ये बेटा स्टेप संख्या 2 में हुआ। किस में हुआ बच्चों? स्टेप संख्या 2 में। चलिए अब हम देखते हैं अगले, इसके बाद क्या होगा बच्चों? कह रहे हैं परंतु इस स्थिति में कार्बन परमाणुओं के साथ उपलब्ध हाइड्रोजन के योग के पश्चात भी प्रत्येक कार्बन की एक संयोजकता असंतुष्ट रहती है। क्योंकि बेटा 3 ही तो हुई, आप देखेंगे तो इसमें 3 हुई है, देखो ध्यान से हुई है 3, प्रत्येक कार्बन की 3 हुई है बेटा, सभी की 3। देखो इसकी भी बेटा 3 है, इसकी भी देखो 1 2 3, इसकी भी 3 है 1 2 3, इसकी भी 3 है 1 2 3। तो एक संयोजकता कैसी रह गई? असंतुष्ट रह गई। कैसी रहेगी बेटा? असंतुष्ट रह गई। तो करेंगे क्या? संयोजकता असंतुष्ट रहती है, इसके संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य द्वि आबंध का प्रयोग करना पड़ता है। मतलब एक बॉन्ड छोड़ के एक, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए तो ये वाला छोड़ दो, फिर यहाँ डबल लगा दो ये छोड़ दो, यहाँ डबल लगा दो ये छोड़ दो। अब आप ऐसा करने पर देखेंगे सभी कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। इसकी देखो 2 ये 3 और 4, इसकी देखो 2 ये 3 और 1 4, इसकी देखो 1 2 और 2 4, इसकी देखो 2 3 और 1 4, सबकी 4 हो गई। और इस बेंजीन को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, षटकोण जैसा बनाकर बेटा, ये ऐसे भी, ठीक है, और सभी एक बॉन्ड छोड़कर एक डबल बॉन्ड कर दो। ये क्या है बेटा? बेंजीन है। चलिए अगले देखते हैं। फिर कह रहे हैं ये कि अब प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं संतुष्ट हैं यानी कि बराबर हो गई। तो ये था बेटा बेंजीन का सूत्र क्या था? C6H6। C6H6। चलिए देखते हैं। और बेटा बेंजीन का अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला आ गया, संरचना सूत्र आ गया, तो आपको यही बनाना है बेटा, यही है उसका संरचना सूत्र। ठीक है, अच्छे से नोटिस कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले बेटा। अगला एक अच्छा सा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या होती है जरा जान लेते हैं अच्छी तरह से।
वे यौगिक जिनके प्रकार्यात्मक समूह समान होते हैं, रासायनिक गुणों में समान होंगे। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से प्रकार्यात्मक समूह के आधार पर यौगिकों को विभिन्न जातियों श्रेणियों में बांटा गया है। सजातीय श्रेणी, कह रहे हैं बेटा सजातीय श्रेणी, अगले देखें, कार्बनिक समूहों का वह समूह है जिनमें प्रत्येक कार्बन का प्रकार्यात्मक समूह समान होता है और इन यौगिकों को बढ़ते हुए या घटते हुए अणुभार के क्रम में रखा जाता है। ठीक है बच्चों, रखा जाता है। अगले देखते हैं, समजातीय श्रेणी के यौगिकों को एक दूसरे का समजात कहा जाता है। उदाहरण, एल्कोहल की समजातीय श्रेणी निम्नलिखित है। बेटा समजातीय का मतलब समान, अगर जैसे सब एल्केन है तो सब एल्केन ही होंगे, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और या फिर बेटा एल्कीन है तो मेथीन, एल्कीन, प्रोपीन, मतलब एक से होंगे सभी। कैसे होंगे बच्चों? सभी समान होंगे। अगर वो एल्काइन है तो मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन सभी एल्काइन होगी। फिलहाल हम यहाँ पर समझते हैं बेटा एल्कोहल की समजातीय श्रेणी। देखिए मेरे बच्चों, एल्कोहल की समजातीय श्रेणी क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। एक तरफ हेडिंग डालेंगे बच्चों यौगिक और एक तरफ है आणविक सूत्र। देखो, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल। तो आप देखें बेटा ये मेथिल एल्कोहल का सूत्र है, लेकिन आप ये देखें है तो OH ही लास्ट में, है तो बेटा एल्कोहल ही। इसी प्रकार ये एथिल एल्कोहल है, इसके भी लास्ट में OH है। भले इसमें एक कार्बन है तो मेथिल एल्कोहल, इसमें दो हैं तो एथिल एल्कोहल। और यह है बेटा प्रोपिल एल्कोहल, क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं, 3, पर है तो इसमें भी OH ही। और अगला है बेटा ब्यूटिल एल्कोहल, क्यों है, क्योंकि कार्बन कितने हैं बेटा, 4, और लास्ट में OH। मतलब ये चाहे मेथिलो, एथिलो, प्रोपिलो, ब्यूटिलो कुछ भी हो, पर है तो बेटा सब एल्कोहल ही। अगर सब एल्कोहल होते हैं तो वो क्या कहलाता है बताओ, समजातीय श्रेणी। आई होप बेटा ये आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा एक एक पॉइंट में जादू है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना, एक एक पॉइंट में जादू है बेटा। क्या है देखें, फर्स्ट बिंदु क्या कह रहे हैं, तत्वों को धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर पेपर में है तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 2, धातु एवं अधातु। हर लाइन से प्रश्न बन सकता है। अगला है बेटा धातुएं क्या होती हैं, वे तत्व जो अपने स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनती हैं। कैसी बनती हैं, धनायन बनती हैं। क्या कहलाती हैं, धातुएं कहलाती हैं। और इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं बेटा, त्याग करती हैं, ग्रहण नहीं करती, त्याग करती हैं। कौन, धातुएं। चलिए अगले देखते हैं, खनिज क्या होता है, कह रहे हैं पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले धातुओं के ऐसे यौगिक जिनमें रेत आदि की अशुद्धियां पाई जाती हैं। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें इस पर, खनिज क्या होते हैं, कह रहे हैं पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाई जाने वाले धातु के ऐसे यौगिक जिनमें रेत आदि की अशुद्धियां होती हैं, क्या कहलाती हैं, खनिज। नेक्स्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, अयस्क क्या होता है, वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सुविधाजनक व लाभदायक हो। वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सुविधाजनक व लाभदायक हो, क्या कहलाते हैं बेटा, अयस्क कहलाते हैं। अगला है आधात्री। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आधात्री। अरे जोर से बोलो, क्या है, आधात्री। अयस्क में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि की अशुद्धियां। बेटा अयस्क में कौन कौन सी, जैसे मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, इन सब की जो क्या होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, वो क्या कहलाती हैं बच्चों, आधात्री कहलाती हैं। आया समझ में। चलिए अगले बढ़ते हैं बेटा आधात्री से। देखो बच्चों अगले है बेटा भर्जन। तो वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है, भर्जन। वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की क्रिया, अयस्क को क्या कर रहे हैं बेटा, गर्म कर रहे हैं, तो अयस्क को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। अगला पॉइंट बेटा प्रगलन। धातु ऑक्साइडों को उच्च ताप पर, धातु ऑक्साइडों को बेटा कैसे ताप पर, उच्च ताप पर अपचयित करके धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया जिसमें धातु पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है,
किस अवस्था में बेटा? पिघली हुई में। जब धातु पिघल जाए ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रगलन कहलाती है। अगला है बेटा गालक। तो धातु कर्म की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला वह पदार्थ है जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से संयोग करके एक गलनीय धातुमल बनाता है जो हल्का होने के कारण उस पर तैरता है, जिसे आसानी से अलग लिया जा सकता है या आसानी से अलग कर लिया जा सकता है। बेटा क्या कहलाता है? तो गालक कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें इस पर। चलिए अगले बढ़ते हैं बच्चों। तो अगले एक प्यारा सा हेडिंग है मेरे बच्चों, धातुमल। क्या है धातुमल? क्या होता है? अधात्री और गालक के साथ बना हुआ वह गलनीय पदार्थ जो धातु के ऊपर एक पृथक सतह बना लेता है, धातुमल कहलाता है। अगला है बेटा अम्लीय गालक। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन अगर आप इसे याद कर लेंगे तो इससे ऑब्जेक्टिव भी बन जाएंगे, अति लघु भी बन जाएंगे। अगला है बेटा अम्लीय गालक। अम्लीय ऑक्साइड जैसे SiO2 जो क्षारीय आधात्री जैसे FeO, CaO आदि ने क्रिया करके धातुमल यानी FeSiO3 बनाता है। ठीक है बेटा, क्या बनाता है? अम्लीय गालक। कह रहे हैं अम्लीय ऑक्साइड जैसे SiO2 जो क्षारीय आधात्री जैसे, क्षारीय आधात्री कौन से? FeO, CoA या CaO आदि ने क्रिया करके धातुमल यानी FeSiO3 बनाता है। अब लास्ट है बेटा क्षारीय गालक। क्या होता है क्षारीय गालक? ये तो अम्लीय था ऊपर, अब क्षारीय देख लेते हैं। क्षारीय ऑक्साइड जैसे CaO जो अम्लीय आधात्री जैसे SiO2 आदि से संयोग करके धातुमल यानी CaSiO3 बनाता है। क्या होते हैं बेटा? क्षारीय गालक कहलाता है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात, हेडिंग है बेटा पीएच मान। ये पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, याद रखना। सोरेनसन बेटा एक वैज्ञानिक था, याद रखें। पेपर में आए पीएच मान की खोज किसने करी? तो सोरेनसन ने। या पैमाना किसने बनाया था? सोरेनसन ने। सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के, ध्यान दें, सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, कौन से बेटा? हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक यानी ऋणात्मक लॉग को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का क्या कहते हैं? पीएच मान। इसीलिए इन्होंने देखो सूत्र कैसा बनाया है बेटा, आप खुद देख सकते हैं। ये कैसे बनाया? देखो पीएच लिखा, पीएच मान क्या होता है? देखो माइनस, माइनस का अर्थ क्या होता है? लघुगणक। माइनस लॉग बेस में 10 है, H प्लस। देखो यहाँ पर क्या है बेटा? हाइड्रोजन आयन, यही H प्लस है। अब इसमें हम अगर करना चाहें तो ये लॉग 10 तो बेटा बेस में ऐसा ही रहेंगे। अब ये माइनस है अगले और H प्लस, अगर ये माइनस को हटाना है तो H कहाँ जाएगा बेटा? बटे में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? बटे में। ये सूत्र आप याद कर लें। अगर H को ऊपर ले जाओगे तो फिर से अगले माइनस लग जाएगा, ये वाला बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले। कह रहे हैं अर्थात किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के ग्राम आयन, ध्यान दें, किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के ग्राम आयन प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। या अन्य शब्दों में कहें तो पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, है ना। चलिए ये जो बॉक्स है ना बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके कई प्रश्न ऑब्जेक्टिव सही होंगे। देखें क्या है इसका मतलब, अम्ल के लिए अगर कोई विलयन अम्लीय है या अम्ल के लिए तो जो पीएच मान होगा बेटा, पीएच जो मान होगा वो 7 से कम होगा। ये देखो इधर के लिए ये किसका साइन है बेटा? लेस देन का साइन है। अब मैं और देहाती भाषा में समझाऊं तो ये चिड़िया की चोंच समझो बेटा। किसकी चोंच? चिड़िया की चोंच। अब ये पीएच की तरफ कैसा है? मुंह बंद है, और खुला हुआ किधर है? 7 की तरफ। तो बेटा पीएच का मान जो है वो 7 से क्या होगा? छोटा होगा। पीएच की तरफ मुंह बंद है ना, तो पीएच छोटा हो गया। तो 7 से अगर छोटा होता है पीएच का मान तो वो अम्ल होगा यानी अम्लीय। बाद में देखें क्षार के लिए
अब देखो ये चोंच घूम गई, अब ग्रेटर देन हो गया, यानी पीएच की तरफ मुंह इसने खोल लिया, यानी पीएच का मान बड़ा हो गया। कोई चीज़ ज़्यादा देखे तभी तो चोंच खुलती है, यानी पीएच का मान बड़ा हो गया। अगर 7 से पीएच का मान बड़ा है तो वो कैसा होगा बेटा, क्षारीय होगा। तथा उदासीन विलयन के लिए पीएच मान कितना होता है, 7 होगा। जब पूरा पूरा 7 आ गया तो समझदाना वो विलयन कैसा है बेटा, उदासीन है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलिए अगले बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थी बेटा, अब ये टेबल बहुत बेहतरीन टेबल है बेटा, आप यकीन मानना, अगर ये वीडियो आप कर गए तो फेल नहीं कर सकता कोई, कोई भी फेल नहीं कर सकता, आपको याद रखना। क्या है बेटा इसमें देख लेते हैं, अच्छी तरह से देखना, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, वीडियो भी और ये चार्ट भी। देखें, पहला हेडिंग डाला है बेटा हमने क्रम संख्या, फिर है बिलियन, फिर है बेटा पीएच पत्र का रंग, लगभग पीएच मान, पदार्थ की प्रकृति। जरा देखें, पहला है बेटा लार, यानी खाना खाने से पहले, मुंह में लार आती है ना खाना खाने से पहले, उसका पत्र क्या होता है, हल्का हरा, और पीएच मान होता है बेटा 7.4, और 7.4 यानी 7 से ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा, क्षारकीय। अभी बताया था 7 से ऊपर क्षारकीय, 7 से कम अम्लीय, और 7 है तो उदासीन। अगला है बेटा फिर से लार है, लेकिन खाना खाने के बाद, ये क्या होता है, इसका रंग हल्का पीला हो जाता है, और ये है 5.8। तो बताओ ये 7 से कम है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, अम्लीय। किसकी, लार की, खाना खाने के बाद। तीसरा है बेटा नींबू का रस। अब नींबू का रस का क्या, गुलाबी रंग, पीएच पत्र का रंग क्या होता है, गुलाबी। अब इसका पीएच मान क्या होता है, 2.5। अब ये भी 7 से नीचे है तो ये भी क्या होगा बेटा, अम्लीय। जितने 7 से नीचे अम्लीय, 7 से ऊपर क्षारीय। चौथा है बेटा रंग रहित वातित पे, यह हल्का पीला है, और इसका जो पीएच मान है बेटा 6 है, ये भी 7 से कम है तो अम्लीय होगा। फिर है बेटा 5वें नंबर पर गाजर का रस, ये हल्का नारंगी होता है, इसका पीएच मान 4 है तो 7 से कम है बेटा, फिर अम्लीय। छठा है बेटा कॉफ़ी, तो ये नारंगी पीला होता है इसका रंग, और बेटा इसका पीएच मान 5 होता है, 7 से कम है तो अम्लीय। फिर है बेटा 7वें नंबर पे टमाटर का रस, अब ये गहरा नारंगी होता है, इसका पीएच मान 4.1 होता है, फिर 7 से कम है बेटा, अम्लीय। 8वां है बेटा नल का जल, जो नल में जल निकलता है उसकी बात हो रही है, ये बेटा हरा, इसका पीएच पत्र का रंग हरा होता है, इसका मान होता है 7, और जब पूरा 7 हो तो उसे क्या कहते हैं, उदासीन। 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय, 7 है उदासीन। अगला है बेटा एक MnOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रंग है बेटा पीएच का गहरा नीला बैंगनी, 13 से 14 होता है, और 7 से ऊपर हो गया तो क्षारकीय। और 10वां है बेटा 1MHCl, इसका पीएच का रंग होता है लाल, और पीएच मान है 1, तो 7 से कम है, ये हो गया बेटा अम्लीय। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरी टेबल समझ में आई या नहीं आई, बताओ बेटा ये पूरी टेबल समझ में आई या नहीं आई, आ गई। चलिए बढ़ते हैं अगले मेरे प्यारे बच्चों। देखें, एक बीमारी बहुत अच्छी है पीएच की वजह से, कह रहे हैं पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। अच्छी का मतलब पेपर की दृष्टि से, वैसे तो बीमारी कोई भी अच्छी नहीं होती है, समझे, और बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो आज, चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। कह रहे हैं पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय क्या होता है, दांतों का इनेमल यानी दंत वल्क, दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। दांतों का इनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। मुंह के पीएच मान, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसका कारण कितना बेटा, दांतों का क्षय अगर पेपर में आए कि पीएच मान कितना होना चाहिए जिससे दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, तो आप कहेंगे 5.5 से कम होने पर, 5.5 से कम होने पर क्या हो जाता है, इसका कारण मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया है, जो कि भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। दांतों के क्षय को रोकने के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग या प्रयोग करना चाहिए, जिससे अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सके तथा दंत क्षय को रोका जा सके, या दांत को टूटने से रोका जा सके। ठीक है बेटा,
तो इसका मान पीएच कितना होता है, 5.5 से कम होने पर। चलिए अगले देखते हैं बेटा। देखो ये प्रश्न में बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? आहार श्रृंखला एवं जाल, फूड चेन एंड फूड वेब्स। कह रहे हैं जीव मंडल के जैव घटकों के बीच, ये कहाँ का है बेटा पोर्शन? तो आप जानते हैं आपके विज्ञान में पार्ट चार है बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ईवीएस, अर्थात इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, तो चलिए ये पर्यावरण से लिया गया है। जीव मंडल के जैव घटकों के बीच भोजन बनाने और उसको उपभोग की क्रियाओं द्वारा पारस्परिक संबंध बना रहता है। जीव मंडल के जैव घटकों के बीच भोजन बनाने और उसके उपयोग क्रियाओं द्वारा पारस्परिक संबंध बना रहता है। उत्पादकों द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता उपयोग करते हैं। किसी जीवधारी द्वारा किसी अन्य, अगले देखिए बेटा, किसी जीवधारी द्वारा किसी अन्य जीवधारी का खाद्य के रूप में उपभोग करने की क्रिया क्रमबद्ध श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। बेटे इसमें क्या होता है, एक जीवधारी अपने भोजन के लिए दूसरे जीवधारी पर डिपेंड होता है, यही होती है बेटा खाद्य श्रृंखला। तो चलिए इसे चित्र के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। इसे बेटा थोड़ा छोटा करते हैं जिससे आसानी से आपको दिखाई दे। देखिए बेटा ये एक चित्र है जिसमें ये चीता है, फिर बारहसिंगा है और उसके बाद में ये पेड़ पौधे हैं। सबसे पहले बेटा आप देखें तो नीचे सभी में पेड़ पौधे घास फूस ही हैं। फिर इन पेड़ पौधों को किसने खाया बेटा? बारहसिंगा ने। किसने? बारहसिंगा या हिरन। और उसे कितने खाया? टाइगर ने। तो पेड़ पौधों पर कौन डिपेंड था? बारहसिंगा। और बारहसिंगा पर कौन डिपेंड था? चीता। ये घास है बेटा, इसे किसने खाया? टिड्डे ने। टिड्डे को किसने खाया? मेढक ने। मेढक को किसने खाया? सांप ने। और सांप को किसने खाया? चीलियाबाज ने। ये भी बेटा घास है। ये इसे बिच्छू भी हल्का फुल्का लेते हैं। बिच्छू कौन खा लेता है? मछली। और मछली कौन खा लेता है? बगुला। ये सब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, इसी को कहते हैं बेटा खाद्य श्रृंखला। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगले ध्यान से समझें। कह रहे हैं आहार श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी पर खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। इनमें से प्रत्येक कड़ी पोषी स्तर कहलाती है। बेटा एक दूसरे को खाता है तो उससे पोषण प्राप्त होता है, अर्थात एक दूसरे को पोषी स्तर, एक कड़ी दूसरे की पोषी स्तर कहलाती है। इसे भी जरा ध्यान से समझेंगे। ये भी एक अच्छा है बेटा, ध्यान से देखें तो ये भी समझो। देखो सबसे पहले बेटा क्या होता है, प्राथमिक से समझे, नीचे से चलेगी बेटा। सबसे पहले कौन मिला? तो उत्पादक, जिसमें पेड़ पौधे वगैरह आते हैं। ये प्राथमिक पोषी स्तर है बेटा। उत्पादक जो भोजन को बनाते हैं, पेड़ पौधे भी तो अपना भोजन बनाते हैं। फिर प्रथम पे कौन होता है बेटा डिपेंड? तो वो होता है शाकाहारी, जो कि द्वितीय पोषक स्तर में आएंगे। द्वितीय पोषक स्तर में कौन आते हैं बेटा? शाकाहारी, जो पेड़ पौधों को खाते हैं। फिर बेटा आता है मांसाहारी। मांसाहारी द्वितीय किस पर वो होते हैं बेटा? तो मांसाहारी होते हैं द्वितीय पर। तृतीय में आते हैं बेटा, तृतीय में कौन आते हैं? मांसाहारी। फिर होता है सर्वभक्षी, जो होते हैं बेटा चतुर्थ में। कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों? चतुर्थ में। चतुर्थ पोषक स्तर में आते हैं सर्वभक्षी, जो कि सब कुछ खा लेते हैं। तो आपको जो विशेष रूप से ध्यान रखना है वो तृतीय पोषक स्तर में मांसाहारी, द्वितीय में शाकाहारी, प्राथमिक में उत्पादक और चतुर्थ में सर्वभक्षी। चलिए बेटा देखते हैं अगले, इन्हें ध्यान रख लेना, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखें अगले हैं आहार श्रृंखला सदैव उत्पादकों से ही आरंभ होती है, अतः प्रथम पोषण स्तर सदैव क्लोरोफिल युक्त पौधों का होता है। अगला स्तर उत्पादकों को खाने वाले अर्थात शाकाहारियों का होता है। पहला किसका होता है बेटा? पेड़ पौधों का। और दूसरा क्या होता है? जो उत्पादक अर्थात पेड़ पौधों को खा जाए, यानी शाकाहारियों का होता है। इन्हें प्रथम स्तर के उपभोक्ता भी कहा जाता है। इन्हें बेटा क्या कहा जाता है? प्रथम स्तर का उपभोक्ता। शाकाहारियों को मांसाहारी खाते हैं, इन्हें द्वितीय स्तर के उपभोक्ता कहा जाता है। मांसाहारी को द्वितीय स्तर के उपभोक्ता। कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो पौधे और प्राणी दोनों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे इंसान है बेटा, पौधों को भी खाता है, प्राणियों को भी खाता है।
ऐसे जीव सर्वभक्षी कहलाते हैं जैसे मनुष्य। तो मनुष्य किस में आएगा बेटा? सर्वभक्षी में। ठीक है, चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले। देखो बच्चों क्या है ये, देखिए दृष्टि दोष तथा उनका शोधन। दृष्टि दोष तथा उनका शोधन कह रहे हैं जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, यानी कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है। जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। बेटा बुढ़ापे पे इसकी समंजन क्षमता क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, तो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती और धुंधली हो जाती हैं और दृष्टि धुंधली हो जाती है। इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है। इसी को आंख का दृष्टि दोष कहते हैं। बेटा जब समंजन क्षमता क्षीण हो जाती तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना के अगले या रेटिना के पीछे। रेटिना पे नहीं बनेगा, क्योंकि अगर रेटिना पे बन गया तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। तो इसी को क्या कहते हैं? आंख का दृष्टि दोष कहते हैं। अगले देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगले कह रहे हैं मानव आंख में दृष्टि दोष निम्न प्रकार का होता है। तो पहला है बेटा निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया भी कहते हैं। दूसरा है बेटा दूर दृष्टि दोष, जिसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। और तीसरा है बेटा जरा दूर दृष्टि दोष, यानी प्रेस बायोपिया भी कहते हैं। जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। और चौथा है बेटा दृष्टि वैषम्य या अविंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं बेटा। तो ये चार प्रकार के आपकी आंख में बेटा दोष, कमी, बीमारी हो सकती है। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले। देखो बच्चों एक अच्छा प्रश्न क्या है? रेनबो अर्थात इंद्रधनुष। क्या मतलब हुआ? इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का सबसे अच्छा उदाहरण है। कह रहे हैं इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का सबसे अच्छा उदाहरण है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण या विक्षेपण कहते हैं के कारण बनता है। किसके कारण? बेटा वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों यानी छोटी बूंदों और सूर्य के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष सदैव कहाँ बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में। सूर्य पूर्व में तो इंद्रधनुष पश्चिम में बनेगा और सूर्य पश्चिम में तो ये पूर्व में बनेगा। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। सूर्य की आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। इसके पश्चात अर्थात तत्पश्चात इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन करती हैं। क्या करती हैं बेटा? इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन करती हैं। अंततः अगले देखेंगे बच्चों। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचते हैं। यही बेटा होता है इंद्रधनुष। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस चित्र में बेटा इंद्रधनुष को दर्शाया गया है बादल में। ठीक है, ये देखो इंद्रधनुष पड़ रहा है बेटा, ये देखो कलर में नहीं है वरना और अच्छा दिखाई देता। ठीक है, आकाश में इंद्रधनुष। चलिए अगले बढ़ते हैं बेटा। देखो क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे और अच्छा समझ में आएगा। कह रहे हैं यदि सूर्य आपकी पीठ की ओर हो यानी आपके पीछे की ओर, तो आप आकाश की ओर धूप वाले किसी दिन किसी जलप्रपात अथवा जल के फव्वारे से देखें तो आप इंद्रधनुष का दृश्य देख सकते हैं। कह रहे हैं यदि सूर्य आपकी पीठ की ओर हो यानी पीछे हो, तो आप आकाश की ओर धूप वाले किसी दिन, जिस दिन धूप हो, किसी जल प्रताप अर्थात जल के फव्वारे से देखें, जल गिरता हो उसके फव्वारे से देखें तो आप इंद्रधनुष का दृश्य देख सकते हैं। और बेटा दिखाई आपको आसानी से दे जाएगा।
देखो इस चित्र में बताया गया है। कैसे? ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है और ये बेटा बारिश की बूंद है। इस बूंद पर पड़ा तो ये बूंद को जब आप देखेंगे तो ये इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देगा। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं बेटा अगले, ध्यान से देखेंगे क्या है, जरा इसको फिर से समझें। लेंस मैंने पहले भी करा दिया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। कह रहे हैं लेंस किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे कांच का वह भाग जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हो अथवा एक समतल पृष्ठ तथा एक गोलीय पृष्ठ से घिरा हो, लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं बेटा पहले प्रश्न में, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। अब जानते हैं बेटा इससे अगले ये होता क्या है, तो जरा एक एक करके जान लेते हैं। कह रहे हैं उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। उत्तल लेंस जो होता है बेटा बीच में कैसा होता है, मोटा, किनारों पर कैसा होता है, पतला, तथा साधारणता इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्या होती है बेटा, बराबर होती है। यह प्रकाशीय किरण पुंज को अभिसरित करता है। क्या करता है बेटा, अभिसरित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। पेपर में अगर आए कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो आपको यही लिखना पड़ेगा बेटा कि किनारों पर ये साधारण दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर होती है और ये प्रकाशीय किरण पुंज को क्या करता है, अभिसरित करता है, इसलिए अभिसारी लेंस कहते हैं। यदि लेंस का एक पृष्ठ समतल हो तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल हो तो इसे समतल उत्तल लेंस भी कहते हैं। एक समतल हो दूसरा उत्तल हो तो समतल उत्तल लेंस भी कहते हैं। देखो बेटा ये है आपके लेंस के चित्र। ये है बेटा दोनों, देखो उत्तल लेंस, इसमें दोनों लेंस दोनों पृष्ठ कैसे हैं, गोलीय हैं यानी उत्तल हैं। इसमें एक समतल है एक उत्तल है, तो समतल उत्तल लेंस और प्रकाश केंद्र तो यही, ये तो उत्तल लेंस और प्रकाश केंद्र ये है बेटा अवतल और समतल अवतल। एक समतल हो एक अवतल हो तो समतल अवतल, दोनों अवतल हो तो अवतल लेंस। ठीक है, अवतल मतलब दबे हुए उभरे हुए को कहते हैं उत्तल। जरा ध्यान से देखेंगे इसकी परिभाषा। अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है तथा साधारणतः इनके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ये प्रकाशीय किरण पुंज को अपसरित करता है, डाइवर्ज करता है। ये प्रकाशीय किरण पुंज को अपसरित करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। यदि लेंस का एक पृष्ठ समतल हो दूसरा अवतल हो तो इसे समतल अवतल लेंस भी कहते हैं। अभी जैसे मैंने आपको चित्र में दिखाया था, एक बेटा कैसा हो, समतल हो, और दूसरा कैसा हो, अवतल हो, तो ये समतल अवतल, और दोनों बेटा दबे हुए हों तो ये अवतल। चलिए देखते हैं अगले। अब इनके उपयोग जरा देख लेते हैं दर्पण के, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से बेटा। ठीक है, क्या है, हेडिंग है अवतल दर्पण के उपयोग। चलिए देख लेते हैं। तो एक लाइन तो आप बना ही सकते हैं। अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला देखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच, देखिए बच्चों, फोकस और ध्रुव के बीच रखी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण इस दर्पण को दाढ़ी बनाने के समय प्रयोग में लिया जाता है। बेटा प्रत्येक पॉइंट से ऑब्जेक्टिव है, याद रखना। कह रहे हैं फोकस और ध्रुव के बीच रखी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के कारण इस दर्पण को दाढ़ी बनाने के काम, कौन से दर्पण को, अवतल। पेपर में आएगा दाढ़ी बनाने के काम में कौन सा दर्पण लेते हैं, अवतल। ठीक है, दूसरा, कान नाक गले की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है, कौन सा, अवतल। बेटा कान हो नाक हो गला हो इन सब की जांच के लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण लगा के देखता है, तो अवतल दर्पण बेटा। ठीक है, तीसरा देखें, अवतल दर्पण का प्रयोग टेबल लैंपों के शेडों में किया जाता है जिससे मेज के थोड़े से भाग में अधिक प्रकाश पहुंचता है। अवतल दर्पण का प्रयोग टेबल लैंपों के शेडों में किया जाता है जिससे मेज के थोड़े से भाग में अधिक प्रकाश पहुंचता है। अगला देखते हैं, परावर्तक दूरदर्शी
में अभिदृश्यक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह आ सकता है परावर्तक दूरदर्शी में अभिदर्शक के रूप में किस लेंस का प्रयोग करते हैं या किस दर्पण का, तो आप कहेंगे अवतल दर्पण का। चलिए बढ़ते हैं बेटा, पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। ये अवतल दर्पण के उपयोग हैं। पांचवें बेटा, अवतल दर्पण का उपयोग और अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। जो सौर भट्टी होती हैं, सूर्य के प्रकाश से भट्टियां जलती हैं, उसमें सूर्य के प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण प्रयोग में लाते हैं। देखते हैं बेटा, उत्तल दर्पण के भी उपयोग देख लेते हैं, ये भी अच्छे हैं बेटा। हेडिंग डालेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। इसमें देखते हैं बेटा, पहला पॉइंट कह रहे हैं इस दर्पण द्वारा अधिक विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब कम स्थान में बनने के कारण इसे वाहन चालक की बगल में लगा दिया जाता है, जिससे पीछे की ओर से काफी बड़े क्षेत्र का स्पष्ट व सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। क्या अर्थ है बेटा? कह रहे हैं पीछे इसका प्रयोग वाहन में होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहन में क्या होता है बेटा? पीछे बहुत बड़ा देखते हैं आप, ट्रक आ रहा है या बस आ रही, तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसका छोटा सा प्रतिबिंब आपके शीशे में दिखाई देता है बेटा। पूरा पूरा ट्रक आपके मोटरसाइकिल के शीशे में दिखाई देता है, और वो भी सीधा, है ना। देखिए दूसरा देखते हैं। कह रहे हैं सड़क पर लगे लैंपों के पीछे परावर्तक तल के रूप में इस दर्पण का प्रयोग करने से अधिक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। कौन? प्रकाश। सड़क पर लगे लैंपों के पीछे परावर्तक तल के रूप में इस दर्पण का प्रयोग करने से प्रकाश अधिक बड़े से क्षेत्र में क्या हो जाता है बेटा? फैल जाता है। प्रकाश अधिक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले देखते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर सा एक बेटा सवाल आ गया भाई, जरा ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं किसी 4 ओम प्रतिरोध काय का मान हो गया बेटा? आर का। एक एक मैं बोलता जाऊंगा, लिखते भी रहेंगे। किसी 4 ओम प्रतिरोध, आर का मान, क्योंकि पीछे ओम है तो देखो हमने यहां पर लिख दिया आर बराबर 4 ओम। अगले कह रहे हैं प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा। प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड, तो ये टी का मान हो गया, तो देखो टी का मान लिख दिया 1 सेकंड। फिर कह रहे हैं 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो ये एच का मान हो गया, क्योंकि ऊष्मा किससे लिखते हैं? एच से, तो एच का मान हो गया 100 जूल। जे का मतलब बेटा जूल, जे का मतलब जूल, एच का मान हो गया। अब कह रहे हैं प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर बताओ। विभवांतर का मतलब बी, तो बी बराबर क्वेश्चन मार्क। बताओ, जो सवाल में दे रखा है वो भी लिख लिए, जो निकालना है वो भी लिख लिया। अब आप देखें ये प्रश्न एनसीईआरटी का है बेटा, अच्छा प्रश्न। तो हमें बी का मान निकालना है, तो आप जानते हैं एक सूत्र लगाना पड़ेगा बेटा। तो सूत्र क्या होता है? तो कह रहे हैं हम जानते हैं कि H बराबर सूत्र होता है बेटा, H बराबर होता है आई स्क्वायर आर और टी। यहाँ से अगर हम आई का मान निकाल लें तो ये आर और टी जो गुणा में है ये एच के बटे में आ जाएंगे, यानी एच के बटे में आ जाएंगे आर और टी, और इधर बचेगा बेटा आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो हमारा सूत्र बन गया, आई स्क्वायर बराबर एच बटे आर टी। अब हमें आई स्क्वायर का मान थोड़ी नहीं चाहिए, हमें तो आई का चाहिए। तो आई का निकालने के लिए जो बेटा घात 2 है वो इस बार काय में आ जाएगी? रूट में। घात 2 हमेशा किस में आती है बेटा? रूट में। तो देखो ये रूट लग गया, घात 2 हट गई, रूट लग गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए अगले देखते हैं। अब अगर यहाँ तक आ गया तो अगले देखते हैं। अब आई बराबर क्या फॉर्मूला बन गया? अंडर रूट। बेटा ये है अंडर रूट एच अपॉन आर टी, एच अपॉन आर टी, ये बटे में है किसका? आई बराबर। तो अब इनके मान रख दिए बेटा, क्या रख दिए? मान। देखो ऊपर एच है तो एच की जगह 100 जे, और ये बेटा बटे का साइन है, आप वैसे बटे में कर दें। फिर है आर, आर का मान हो गया 4 ओम इंटू, फिर है टी, टी का मान हो गया 1। तो एक बात बताओ, रूट में ऊपर कितना बन गया बेटा? ऊपर तो है 100, कितना है? 100, और नीचे 4 की गुणा 1 से करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4। बताओ बेटा, 4 एकम 4, 4 से 100 को काटेंगे क्या आएगा?
25, तो आ गया बेटा रूट के 25। अब रूट के 25 कितना होता है 5, तो ये काय का मान निकला है आई का, तो आई का मान हो गया 5 और ए का मतलब क्या होता है बेटा एम्पियर, तो 5 एम्पियर। लेकिन हमें आई का मान तो निकालना था, लेकिन निकालना पेपर में प्रश्न में नहीं पूछा गया आई का, प्रश्न में पूछा गया है विभवांतर बी का मान। तो अब हम लगाएंगे ओम का नियम, तो हम लिखेंगे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो सूत्र क्या होता है बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर। तो बेटा बी का मान निकालना है, बी को ऐसे ही रखा, आई आ गया, आई कितना आया 5, ये देखो, तो 5 रख दिया, आर पहले ही से 4 था, इन दोनों की गुणा कर लेंगे, 5 चौक 20, और बी का मान किस में होता है बी, अब ये वाली बी नहीं लिखी है, ये तो विभवांतर है, पीछे भी लिख दिया है, इसका मतलब ये वोल्ट है। तो ये बेटा आपका हो गया आंसर, क्या हो गया 20 वोल्ट। आ गया समझ में। चलिए, ये 25 का वर्गमूल 5 होता है, याद रखना। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट। अब ये देखिए, ये एक प्रश्न आ गया बेटा अच्छा सा, ये आपके लिए। देखें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 20 ओम प्रतिरोध। अब 20 ओम जब प्रतिरोध है तो ये काय का मान हुआ बेटा आर का, काय का हुआ आर का मान हो गया 20 ओम। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि कोई स्त्री 5 एम्पियर, तो ये काय का मान हो गया बेटा आई का मान, आई का कितना हो गया 5, ए मतलब एम्पियर। सही है बच्चों। फिर है विद्युत धारा लेती है 30 सेकंड, तो ये हो गया बेटा टी का मान, टी का कितना हो गया बच्चों 30 सेकंड। ठीक है, अब कह रहे हैं ऊष्मा बताओ, क्या कह रहे हैं ऊष्मा। तो अभी सूत्र था ना बेटा पिछले, क्या था H बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो इसमें मान लगा दो, आई स्क्वायर, आई का मान कितना है बेटा 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है 20 है, तो आर की जगह 20 इंटू टी कितना है, टी है बेटा 30, तो टी की जगह 30। अब इसे सही करो तो देखो, देखते हैं जरा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का मतलब 5 की 2 बार गुणा, यानी 5 गुणा 5। बेटा ये 5 का स्क्वायर का मतलब 5 की 2 बार गुणा, 5 गुणा 5, तो ये तो हो गया आपका 25, ये कितना हो गया 25। और बेटा ये 20 की और 30 की कर लो मल्टीप्लाई, तो 2 तियाँ 6, पहले इसकी करो, 2 तियाँ 6 और एक जीरो इसमें एक इसमें, तो ये कितना हो गया बेटा 600 हो गया। अब इनकी कर लो 600 की 25 से, तो 6 का पहले 5 तक पढ़ो, 6 पंजे 30, हाथ से लगे 3, अब 6 का पढ़ो 2 तक, 6 दूनी 12 और 3 हाथ से लिए, कितने हो गए बेटा 15 हो गए। तो 6 का 25 से पढ़ा तो 150 और 2 ये जीरो बचे, ये 2 ऐसे ही लगा लो, तो हो गए बेटा 15,000, और यही आंसर हो गया जूल में। काय का मान आ गया बेटा एच का, एच का आ गया 15,000 जूल। बताओ बेटा आया समझ में, नहीं आया, आ गया बेटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखो बेटा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, कह रहे हैं दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती। बेटा एक दूसरे को तो काटती नहीं है रेखाएं, चुंबकीय रेखाएं, पर वो काटती क्यों नहीं है, प्रतिच्छेदित करती क्यों नहीं है। तो इसका उत्तर है, तो इसका उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यदि वे ऐसा करें तो इसका अर्थ यह होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर द्विक सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं है। बेटा सुई दोनों तरफ चलने की कोशिश करेगी अगर ऐसा हुआ, अगर उन्होंने एक दूसरे को काटा, और ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि वो सुई दोनों दिशाओं की ओर संकेत करे। तो इसीलिए जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। ठीक है बच्चों, क्या था कि यदि ऐसा क्योंकि यदि वे ऐसा करें तो इसका अर्थ ये होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर द्विक सूची को रखने पर उसकी सुइयां दो दिशाओं की ओर संकेत करेंगी, ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए एक दूसरे को नहीं काटती। चलिए बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा प्रश्न है बेटा, देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। सूची का मतलब बेटा अगर पेपर में आएगा चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को लिखिए, तो इसका भी मतलब वही है। ठीक है बच्चों, चलिए पहला देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं। कैसे निम्नलिखित, पहला है बेटा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं
चुंबक के ऊपर ध्रुव से प्रकट होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ऊपर ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। उत्तरी से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती, मिल जाती हैं, अंदर हो जाती हैं। ये पहला गुण था। दूसरा है बेटा, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर होती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चुंबक के बाहर कहाँ से होती है? उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती हैं, लेकिन चुंबक के अंदर कहाँ से? दक्षिण से उत्तर की तरफ। तीसरा है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं एक बंद वक्र बनाती हैं। अगला है बेटा चौथा, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं बेटा। पांचवा है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखो बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, और ज्यादा से ज्यादा बेटा इस बार एनसीईआरटी के प्रश्न ही आएंगे, ध्यान रखना। कह रहे हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वैद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? कह रहे हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वैद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? एनसीईआरटी का प्रश्न है, कब अधिकतम होगा? तो इसका जवाब भी जान लेते हैं। उत्तर है बेटा, जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र के अविलंबवत दिशा में रखा जाता है। जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र के अविलंबवत दिशा में रखा जाता है तब चालक पर आरोपित बल अधिकतम होता है। कौन सी दिशा में रखा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र के अविलंबवत दिशा में रखा जाता है, तब चालक पर आरोपित बल कैसा होता है बेटा? अधिकतम होता है, क्योंकि चालक पर आरोपित बल जो होता है वो F बराबर BIL साइन थीटा होता है। अतः साइन थीटा का मान अधिकतम होने पर F का मान भी अधिकतम होगा। और साइन थीटा का मान अधिकतम कितना होता है बेटा? अधिकतम मान 1 होने के लिए थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए, अर्थात चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत, अभिलंबवत में ही 90 डिग्री बनता है, दिशा में रखा जाना आवश्यक है। बेटा कब होगा ये बल का मान? तो ये तब होगा जब साइन थीटा 90 हो, और 90 कब होता है? जब अभिलंबवत हो। ठीक है बेटा, तो इसका मान क्या होगा ये अच्छे से इसे याद कर लेंगे और यही आपका आंसर बनने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। प्रश्न भी अच्छा है और आंसर भी जबरदस्त है इसका बेटा। ठीक है, देखें। कह रहे हैं कारण बताइए। प्रश्न है कारण बताइए। क्या कारण? ए पॉइंट है, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है इसका कारण बताना है। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? पहले एक प्रश्न एक उत्तर देख लेते हैं बेटा। तो क्यों किया जाता है इसका आंसर जान लेते हैं पहले। कह रहे हैं उत्तर है, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी बहुत कम अक्रियाशील हैं। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी बहुत कम अक्रियाशील हैं तथा संक्षारित भी नहीं होते। उनकी चमक भी तेज होती है। इन्हीं कारणों से इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्या है बेटा? अक्रियाशील होते हैं, बहुत कम अक्रियाशील, मतलब किसी से क्रिया नहीं करते, तथा ये संक्षारित भी नहीं होते हैं, जल्दी गलते भी नहीं है, और इनमें चमक भी तेज होती है। और इन्हीं कारण से इन्हें किस में लिया जाता है? आभूषण बनाने के काम में लिया जाता है। देखते हैं बेटा दूसरा प्रश्न। देखें दूसरा प्रश्न है, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। कारण बताओ क्यों? सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों? तो बेटा इसका आंसर होने वाला है, आप ध्यान से देखें। इसका आंसर है बेटा, सोडियम एवं पोटेशियम जैसी धातुएं इतनी अक्रियाशील हैं कि खुले में रखने पर तत्काल आग पकड़ लेती हैं। सोडियम और पोटेशियम जो होता है खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं, अर्थात उन्हें बचाने तथा
आग लगने से रोकने के लिए उन्हें केरोसिन तेल में अंदर संग्रहित किया जाता है यानी रखा जाता है। बेटा सोडियम पोटेशियम इतनी अक्रियाशील हैं, मतलब इतनी तेज धातु होती हैं, हवा में या खुले में आग पकड़ लेंगे, इसीलिए इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। किसे रखा जाता है? केरोसिन तेल में, यही कारण है। चलिए तीसरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या है कारण? कारण है बेटा एल्यूमिनियम अत्यधिक अक्रियाशील धातु है। एल्यूमिनियम अत्यधिक अक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम अत्यधिक अक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों बनाने में किया जाता है। क्यों? कारण बताओ। तो इसका भी उत्तर देख लेते हैं। तो बेटा इसका उत्तर है प्यारा सा कि एल्यूमिनियम संक्षारित नहीं होता, साथ ही ये ऊष्मा का सुचालक है, मतलब इसमें करंट या ऊष्मा जो है प्रवाहित हो सकती है, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं बेटा डी वाला प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। निष्कर्ष प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। निष्कर्ष अयस्क में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्या कारण है? तो इसका उत्तर जान लेते हैं बेटा। तो इसका उत्तर है किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की अपेक्षा, ध्यान से देखें, किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की अपेक्षा उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की अपेक्षा उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान है, इसीलिए अपचयन से पहले धातु सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में बदल लेना चाहिए। धातु ऑक्साइड में बदल लेना चाहिए, यही कारण है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न है अगला, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर, कठोर जो जल होता है उसे साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। ये बेटा एनसीईआरटी का प्रश्न है, समझाइए। तो देखते हैं उत्तर इसका। कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण उपस्थित होते हैं। कठोर जल में कौन कौन से लवण होते हैं? तो कैल्शियम मैग्नीशियम लवण उपस्थित होते हैं। साबुन को जब कठोर जल में घोला जाता है तब ये अविलय लवण बनाते हैं। अविलय मतलब जो जल्दी घुले नहीं, तो ये अविलय लवण बनाते हैं और झाग उत्पन्न नहीं करते। क्या उत्पन्न नहीं करते बेटा? झाग उत्पन्न नहीं करते। जब कठोर जल को साबुन से उपचारित करते हैं तो झाग निर्माण जो है वो कम होता है, यानी कि उत्पन्न नहीं करते। रिएक्शन देना पड़ेगी बेटा आपको। CaCl2 कठोर जल में 2RCOONA यानी साबुन, इसको जब हम बनाएंगे तो ये बनेगा बेटा RCOOCA, इसकी रिएक्शन और प्लस 2NaCl। तो आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से रिएक्शन आप कर सकते हैं। देखो बेटा ये Ca और Ca गया Na के साथ तो बन गया NaCl, सॉरी बेटा, हाँ सही है। ये क्या है बेटा? Na और Cl, ये Ca नहीं गया, ये Cl गया बेटा N के साथ, तो क्या बन गया? NaCl। अब यह Ca बचा और RCOO, तो RCOO यहाँ आ गया बेटा, क्योंकि ये दो हैं तो नीचे दो लगा दिए, और Ca अकेला था तो अकेला कर दिया, और इस Na के अगले भी दो हैं तो Na के अगले दो लगा दिए, और Cl दो थे तो वो दो भी हो गए। तो ये हो गई बेटा अविलय जो है इसकम यानी अविलय लवण। अगली है बेटा रिएक्शन MgCl2। तो इसमें क्या करेगा? ये Cl फिर चला जाएगा Na के साथ, तो NaCl और RCOO इससे ही रहेगा, और बेटा Mg इसके पीछे लिख जाएगा, ये भी अविलय इसकम बन गया। तो ये है कठोर जल में साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए, इस प्रश्न का बेटा प्यारा सा जवाब। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा प्रश्न है, जरा ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं विकृत गंधता, रेंसिडिटी क्या होती है? तो कह रहे हैं जब तेल तथा वसा जो प्रकृति में वाष्पशील होते हैं, जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं, जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं तब ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं।
यह घटना विकृत गंधता कहलाती है। बेटा ये घटना क्या कहलाती है? विकृत गंधता कहलाती है। मतलब जो तेल और वसा से युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं इनका स्वाद क्या हो जाता है? बदल जाता है वायु के संपर्क में आने से। तो ये घटना क्या कहलाती है? विकृत गंधता कहलाती है। अगला है बेटा, विकृत गंधता को निम्न विधियों द्वारा रोका जा सकता है। जैसे पहली है बेटा, खाद्य पदार्थों को वायु रोधी पात्रों में रखना चाहिए। मैंने कहा वायु के संपर्क में आने से विकृत गंधता होती है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है? ऑप्शन ए, खाद्य पदार्थों को वायु रोधी पात्र मतलब बर्तन में रखना चाहिए। दूसरा है बेटा, निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन करना चाहिए। निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन करना चाहिए। अगले देखते हैं बेटा, देखो बच्चों, तीसरा है खाद्य पदार्थ जैसे आलू चिप्स इत्यादि की पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। आप देखते हैं बेटा चिप्स वगैरह है, क्रैक्स वगैरह आप अभी जो खाते हैं दुकान से लेकर, तो वो काफ़ी फूला हुआ पैकेट होता है और कई कई महीनों तक वो टंगा रहता है, फिर भी चिप्स सही निकलते हैं क्योंकि बेटा वहाँ ऑक्सीजन की जगह क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होती है और वो विकृत गंध नहीं हो पाती है, इसीलिए वो एकदम स्वच्छ और स्वाद में सही होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के संपर्क से बचा कर रखना चाहिए। बेटा जो तुमने भोजन पकाया है उसे सीधे ऐसा नहीं कि धूप में रख दिया, हाँ भाई सूख जा, पता चले सब्जी ज़्यादा पतली हो गई है तो पानी ज़्यादा हो गया तो आप सोचे चलो छत पे रखाते हैं ये सूख जाएगा तो खुद ही गाढ़ी हो जाएगी। ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए, वो खराब हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है बेटा, देखें जरा ध्यान से। देखें बच्चों, कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से समझेंगे, प्रश्न वाकई बहुत अच्छा है मेरे बच्चों। देखें, कह रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? कौन सी अभिक्रिया बेटा? रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। ये 2019 और 2020 में आया प्रश्न है बेटा। या रेडॉक्स अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए, 2022 में आया है। या उपचयन तथा अपचयन की व्याख्या 100 उदाहरण सहित कीजिए, ये 2022 में आया है बेटा। या रेडॉक्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी 2022 में आया है। मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया हमें समझाना है बच्चों उदाहरण सहित। तो चलिए जान लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है। देखो बच्चों, उत्तर है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। एक अभिकारक का क्या होगा? ऑक्सीकरण, और दूसरे का अपचयन होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो जरा इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। एक का क्या होगा? एक का क्या होगा? अभिकारक का ऑक्सीकरण और दूसरे का जो है बेटा अपचयन। तो देखते हैं उदाहरण। ये बेटा अपचयन यानी ऑक्सीजन का ह्रास। पहले रिएक्शन समझे। ये बेटा CuO कॉपर ऑक्साइड, ये H2 यानी हाइड्रोजन। Cu हाइड्रोजन चली जाएगी ऑक्सीजन के पास, ये बनेगा जल, और Cu बेटा अकेली रह गई। तो इसमें क्या हुआ? अपचयन हुआ नहीं हुआ? यहाँ पर देखो ऑक्सीजन हट गई बेटा और ऑक्सीजन अलग निकल गई, तो Cu में ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, लेकिन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल गई, तो यहाँ ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई, तो ये कहलाता है बेटा ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन की जब कमी हो जाए अपचयन होता है, ऑक्सीजन बढ़ जाए तो ऑक्सीकरण होता है बेटा। ठीक है, ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाए तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो अपचयन। बताओ समझ में आ रहा है ना बेटा? कमेंट्स करके बताना जरूर वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं एक अच्छा प्रश्न बेटा, एस्ट्रीकरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एस्ट्रीकरण, इस प्रश्न को देखें। प्रश्न बेटा एस्ट्रीकरण से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एथिल एसीटेट के जल अपघटन की समीकरण लिखिए। एसीटेट अम्ल के प्रमुख उपयोगों को लिखिए। ये बेटा 2013, 14, 16 और 20 में आए हुए प्रश्न हैं। या
एसिटिक अम्ल के एस्टरीकरण की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, या एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करेंगे, ये 2013 में आया है, या एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये बेटा आप देख सकते हैं कितने वर्ष आया हुआ प्रश्न है कि एस्टरीकरण पर संक्षिप्त क्या लिखिए, टिप्पणी लिखिए। 2014, 15, 16, 17, 18 और 22। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की, बेटा ध्यान से देखें, क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से क्रिया करते हैं। ये बेटा 2017 और 18 में आया प्रश्न है, या एथिल अल्कोहल की एस्टरीकरण अभिक्रिया लिखिए। बेटा पेपर में आएगा एस्टरीकरण अभिक्रिया लिखिए, तो आपको यही लिखना है, यही आपका जवाब होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर अच्छी तरह से। बेटा देखें, उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं, आपको पता है अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करते हैं तो लवण तथा जल बनते हैं, ठीक उसी प्रकार अम्ल और अल्कोहल की क्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं। किससे अम्ल तथा अल्कोहल की क्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। तो एस्टर का बनना ही एस्टरीकरण होता है बेटा, इसका क्रिया क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों की एस्टरीकरण क्रिया प्रायः सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की एस्टरीकरण क्रिया प्रायः सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है। यह निर्जलीकरण तथा उत्प्रेरक दोनों का कार्य करती है। किसका बेटा, निर्जलीकरण तथा उत्प्रेरक दोनों का कार्य करती है। चलिए बढ़ते हैं बेटा, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा अच्छी तरह से। देखो उदाहरण है बेटा, सबसे पहले हमने लिया CH3COOH, जिसका नाम है बेटा एसिटिक एसिड। क्या है बच्चों, एसिटिक एसिड। फिर एथिल अल्कोहल C2H5OH, और इसकी उपस्थिति कर दी H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की। अब बेटा इसमें होगा क्या, तो देखो इसमें से C2H5, इसमें से H को हटाओ, ये H चला गया OH को साथ लेकर, ये बेटा कहाँ चला गया, OH के पास, ये H चला गया OH के पास, तो एक H और एक O, एक H और एक O, ये बन गया बेटा जल। अब यहाँ पर बचा CH3COO, तो CH3COO ऐसे ही रखा, और बेटा ये C2H5 थे, ये जुड़ गए इसी में आके, क्योंकि H हटाए तो ये जुड़ गया, तो ये बन गया बेटा एस्टर, और ये बन गया H2O। आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छी से समझ में आई होगी। अगले देखते हैं, कह रहे हैं एथिल एसीटेट के जल अपघटन का समीकरण, याद रखें ये भी। तो ये है बेटा एथिल एसीटेट, क्या है बच्चों, CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट, और ये है जल, उपस्थिति कर दी बेटा हाइड्रोजन आयन H+ की। तो क्या होगा, बस यही वाली रिएक्शन उल्टी करके लिख जाएगी बेटा। ये जो ऊपर रिएक्शन पढ़ी है ना आपने, ये वाली, ये वाला भाग बेटा इधर आ जाएगा इस पार, और ये जो भाग है बेटा वो इस पार आ जाएगा। देखो जस्ट अपोजिट, ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। उपयोग क्या होता है बेटा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा है कृत्रिम सिरका बनाने में। कृत्रिम बेटा क्या बनाने में, सिरका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट ईवीएस पोर्शन से, क्या है, जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों में अंतर कीजिए और उदाहरण भी दीजिए। एनसीईआरटी का प्रश्न आने की संभावना 100% है बेटा। जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों में अंतर लिखिए, उदाहरण बताइए। उत्तर है बेटा जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों में अंतर इस प्रकार है। तो बेटा इसे थोड़ा ऊपर करते हैं और इसके अंतरों को जानते हैं। अंतर आपको मैंने कई बार बताया बेटा, किसी भी सब्जेक्ट में हो टेबल बनाएंगे। ये हो गई आपकी जैव निम्नीकरण, ये गैर जैव निम्नीकरण। तो चलिए इनके पॉइंटों को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला पॉइंट, वे पदार्थ जो वातावरण में सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं। वे पदार्थ जो वातावरण में सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं व जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या हो जाते हैं बेटा, अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और जिनका क्या हो सकता है,
पुनः चक्रण, दोबारा से चक्रण हो सकता है, दोबारा से वो बन सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। गैर जैव निम्नीकरण में देख लेते हैं। वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते तथा जिनका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते तथा जिनका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। पुनः चक्रण भी नहीं होगा और सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित भी नहीं होंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। अगला पॉइंट, ये पर्यावरणीय मैत्री होते हैं। ये पर्यावरणीय मैत्री होते हैं। पेपर में आ गया पर्यावरणीय मैत्री क्या होते हैं? मैत्री मतलब दोस्त, तो आप कहेंगे जैव निम्नीकरणीय। और इस बार है बेटा गैर जैव निम्नीकरणीय में ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। क्या होता है बेटा? ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। अब इसमें उदाहरण भी पूछा गया था, तो उदाहरण भी देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण है घरेलू अपशिष्ट, कागज, कपड़ा आदि। बताओ ये दोबारा बन सकते हैं? ये दोबारा बन सकते हैं। अगर ये कैंसिल भी हो जाए, सब अपघटित हो जाए, तब भी ये दोबारा बना सकते हैं मैंने। और गैर जैव निम्नीकरण में प्लास्टिक, बताओ ये दोबारा बन जाएगी? दोबारा छोड़ो, ये पहले अपघटित ही नहीं होगी। शीशा अपघटित नहीं हो सकता, पारा अपघटित नहीं हो सकता, रेडियोधर्मी प्रदूषक अपघटित नहीं हो सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इसके उदाहरण थे, अर्थात इसके एग्जाम्पल थे। बताओ समझ में आ रहा है ना? चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो की तरफ। देखें इसका बेटा हेडिंग थोड़ा गायब हो गया है। इसका हेडिंग है अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? ग्रंथियां बेटा अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। ये है, देखो बेटा, ये अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। तो जान लेते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कई प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीनियल काय। पहली होती है मेरे प्यारे बच्चों पीयूष ग्रंथि, नंबर 2 थायराइड ग्रंथि, नंबर 3 पैराथायराइड ग्रंथि, नंबर 4 अधिवृक्क ग्रंथि, 5 है बेटा थाइमस ग्रंथि और 6 पीनियल काय। ये है मेरे प्यारे बच्चों वो ग्रंथियां जो अंतःस्त्रावी होती हैं। तो इसके नाम याद कर लेना 6 की 6 के, क्योंकि कोई सा भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है और आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ निम्न में से कौन सी अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं। चलिए अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं उपयुक्त अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के अतिरिक्त वृक्क अर्थात किडनी, वृषण यानी टेस्टिस, अंडाशय यानी ओवरी, प्लेसेंटा, आहार नाल, त्वचा आदि के अंग हैं। किसके अंग हैं बेटा? आहार नाल, त्वचा आदि के अंग हैं, जिनसे हार्मोन्स का स्त्रावण होता है। अग्न्याशय से भी हार्मोन्स का स्त्रावण होता है तथा यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि मिश्रित होती है? तो आप कहेंगे बेटा अग्न्याशय। ये अंतःस्त्रावी व बाह्यस्त्रावी दोनों प्रकार की होती है, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। किसे? पैनक्रीज अर्थात अग्न्याशय को। चलिए जरा चित्र के माध्यम से भी हम इसे जान लेते हैं अच्छी तरह से बेटा। तो आप देख सकते हैं पहले वाले चित्र में बेटा कौन है? पुरुष है यानी नर है, और दूसरे वाले चित्र में कौन है बेटा? मादा है। तो ये देखिए आप, ये नर है और ये मादा है। जरा देख लेते हैं बेटा, ये आपकी बॉडी है और इस बॉडी के कुछ पार्ट हैं या कुछ नाम है। जैसे यहाँ पर होती है बेटा पीनियल ग्रंथि। आपको ये पता होना चाहिए कि शरीर में किस जगह पर कौन सी ग्रंथि होती है। और बेटा यहाँ पर होती है पीयूष ग्रंथि, और यहाँ होती है बेटा अपटू ग्रंथि, और यहाँ पर होती है बेटा अधिवृक्क ग्रंथि यानी किडनी, और ये होता है बेटा अग्न्याशय, और ये होता है आपका वृषण। क्या होता है बेटा? वृषण। और यहाँ पर बेटा होती है थाइमस ग्रंथि, और यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर होती है परावटु ग्रंथि, और सामने यहाँ पर होती है हाइपोथैलेमस। ये किस में होती हैं बेटा? ये होती हैं नर में। तो आपको नर में ये याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सी ग्रंथि होती है। अब देखते हैं मादा में। तो बेटा मादा में यहाँ पर जो ग्रंथि होती है वो पीनियल ग्रंथि होती है, और यहीं से एक ग्रंथि और निकलती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और बेटा मादा में भी यहाँ पर पीयूष ग्रंथि होती है, और यहाँ पे अवटु ग्रंथि होती है, और यहाँ पे परावटु ग्रंथि होती है। सब अलग नहीं होती हैं बेटा।
लगभग सभी सेम होती हैं, कुछ ग्रंथियाँ चेंज होती हैं। यहाँ पर बेटा थाइमस होती है, इसमें भी यहाँ अग्न्याशय होता है। इधर बेटा अधिवृक्क होती है और ये अंडाशय होता है। पुरुष में वृषण होता है और मादा में अंडाशय होता है। तो ये ग्रंथियाँ आपको अच्छे से देखना पड़ेंगी कि पुरुष के शरीर में कहाँ पर कौन सी होती है और मादा के शरीर में कौन सी कहाँ पर होती है। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है मनुष्य का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। मनुष्य का पाचन तंत्र, भोजन को चबाना, चबाए हुए भोजन को निगलना, निगले हुए भोजन को पचाना तथा अपच भोजन जो पचा नहीं उसे बाहर त्यागना आदि प्रक्रियाएं पाचन तंत्र द्वारा होती हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में आहार नाल व उससे संबंधित ग्रंथियां होती हैं। बेटा अगर पाचन तंत्र की बात आए, पेपर में पाचन तंत्र का चित्र बनाओ तब भी आपको यही बनाना है, और आहार नाल का आएगा तब भी आपको यही बनाना है। तो आप समझ गए होंगे बेटा क्या चीज़, भोजन को चबाना, चबाए को निगलना, निगले को पचाना और जो पचा नहीं उसे बाहर निकालना ही क्या होते हैं, प्रक्रियाएं पाचन तंत्र में होती हैं। तो चलिए इसका चित्र देख लेते हैं अच्छे से बेटा। देखिए, ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका एक अच्छा सा बेटा जो है आपका चित्र। देखें, इस चित्र को आप विशेष रूप से समझेंगे, आएगा समझ में। देखो बेटा, ये चित्र पेपर में आएगा, आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए। किसका, आहार नाल। तो आहार नाल आएगा तब भी आपको यही बनाना है, और पाचन तंत्र बेटा आएगा तब भी आपको यही बनाना है। ठीक है, इस चित्र को अच्छे से रट लें, अच्छे से बनाना सीख जाएं, क्योंकि लगभग प्रत्येक वर्ष ये पेपर में आ ही जाता है। तो ये जान लेते हैं बेटा, यहाँ पर होता है इसका मुंह या मुख गुहा, और यहाँ पर होती है बेटा ग्रसिका, और मुख के पास में ही होती है जीवा, जीभ आप जानते हैं। और ये होता है बेटा डायाफ्राम, और इसके यहाँ से निकलती है तो पित्ताशय। क्या होता है बेटा, पित्ताशय। और जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो होती है वो पित्त नली, ये बेटा आप जानते हैं यकृत। और यहाँ पर जो होते हैं वो अग्न्याशय, और यहाँ बेटा आमाशय। ये होता है क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, और ये होता है बृहदांत यानी कि बड़ी आंत, और ये होता है परिसेक्पिका, और ये होता है बेटा लास्ट में गुदाद्वार। ये सभी अंग जो होते हैं मनुष्य के पाचन तंत्र में होते हैं। मैं इसे आपको बड़ा करके भी दिखा देता हूँ, अच्छे से बेटा आप इसे देख लें, और आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन से अंग हैं। चलिए इसके अंग के विषय में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग है आहार नाल। मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ये भी बेटा एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है कि मनुष्य की आहार नाल कितनी लंबी होती है, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। विभिन्न भागों में इसका व्यास अलग अलग होता है। विभिन्न भागों में बेटा इसका व्यास कैसा होता है, अलग अलग होता है। 8 से 10 मीटर लंबी, विभिन्न भागों में इसका व्यास अलग अलग होता है। आहार नाल को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, या हम कह सकते हैं आहार नाल के निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से, पहला है बेटा मुख एवं मुख गुहिका, मुख एवं मुख गुहिका। दूसरा है बेटा ग्रसनी। तीसरा है ग्रास नली। चौथा है बेटा आमाशय। पांचवा है छोटी आंत, और छठा है बेटा बड़ी आंत। ये सब की सब आहार नाल के ही बेटा क्या होते हैं, भाग होते हैं। इन सबको मिलकर ही क्या बनती है, एक आहार नाल बनती है बेटा, एलिमेंट्री कैनल बनती है। तो चलिए एक एक करके इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहला हेडिंग है प्यारे बच्चों, मुख एवं मुख गुहिका। तो ये क्या होता है, दो होठों से घिरा एक मुख अंदर मुख गुहा में खुलता है। दो होठों से घिरा एक मुख अंदर मुख गुहा में खुलता है। मुख में 32 दांत होते हैं। प्रत्येक जबड़े पर सामने दो जोड़ी कृंतक, प्रत्येक जबड़े पर सामने दो जोड़ी कृंतक, फिर एक एक रदनक, दो दो अग्र चवड़क, तथा उसके बाद तीन तीन चवड़क होते हैं। अग्र चवड़क व चवड़कों को दाढ़ कहते हैं। ये बेटा मुख की बात कह दी गई है, क्योंकि सबसे पहले तो मुख ही होता है आहार नाल में। तो मुख में क्या आ गया, दो होंठों से घिरा एक मुख होता है जो अंदर को खुलता है। मुख में कितने दांत होते हैं, 32। प्रत्येक जबड़े में सामने दो जोड़ी होते हैं,
जिनका नाम क्या रखा गया बेटा, कृंतक। रदनक एक एक होते हैं, दो दो अग्र चवर्णक होते हैं, उसके बाद तीन तीन चवर्णक होते हैं। अग्र चवर्णक व चवर्णकों को क्या कहते हैं बेटा, दाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, दाढ़ कहते हैं। ये तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों मुख एवं मुख गुहे का। अगले बढ़ते हैं, अगला देखो बच्चों, अगला है मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग ग्रसिका या ग्रास नली। एक ही चीज है, या तो ग्रसिका या ग्रास नली। होता क्या है, ये 25 सेमी लंबी नली है। ये 25 सेमी लंबी नली है और श्वास नली के नीचे स्थित होती है। ये 25 सेमी लंबी, लंबाई याद रखें, ये 25 सेमी लंबी नली है और श्वास नली के नीचे स्थित होती है। ये मध्य छेद को भेद कर उदर गुहा में स्थित आमाशय में खुलती है। यह मध्य छेद को भेद कर उदर गुहा में स्थित आमाशय में खुलती है। कौन, ग्रसिका। ठीक है, अगला हेडिंग डालते हैं बेटा आमाशय। देखते हैं क्या होता है, स्टोमच होता है। यह जे आकार के एक थैले के समान होता है। आकार क्या होता है बेटा, जे। पेपर में आएगा जे के आकार का कौन होता है, आमाशय। इसकी लंबाई 25 से 30 सेमी और चौड़ाई 7 से 10 सेमी होती है। लंबाई कितनी होती है, 25 से 30 सेमी, चौड़ाई 7 से 10 सेमी तक होती है। भोजन नली का अंतिम सिरा आमाशय से जुड़ा रहता है। बेटा भोजन नली का जो अंतिम सिरा होता है वो आमाशय से जुड़ा रहता है, जिससे भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय से दूसरे सिरे को पाइलोरिक सिरा कहते हैं, जो एक सिरे पर बड़ा परंतु दूसरे सिरे पर सकरा होता है। आमाशय से दूसरे सिरे को पाइलोरिक सिरा कहते हैं, जो एक सिरे पर बड़ा परंतु दूसरे सिरे पर क्या होता है, शकरा होता है। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले, सकरा होता है। इसके सिरे पर स्थित छिद्र को पाइलोरिक छिद्र कहते हैं। आमाशय की भित्ति में मोटा पेशी स्तर होता है और श्लेष्म कला का आवरण होता है। क्या क्या होता है बेटा, आमाशय की भित्ति में मोटा पेशी स्तर होता है और श्लेष्म कला का आवरण होता है, जिसमें अनेक आमाशयिक ग्रंथियां होती हैं। जिसमें अनेक क्या होती हैं, आमाशयिक ग्रंथियां होती हैं। इनसे जठर रस निकलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। जठर रस किससे निकलता है, आमाशय से निकलता है। किससे, आमाशय से। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। ये नेक्स्ट हेडिंग भी है और मेरे प्यारे बच्चों हमारी वीडियो का अंतिम हेडिंग भी है। ठीक है, क्या है, छोटी आंत्र या क्षुद्रांत। क्षुद्रांत आएगा, इसका मतलब भी छोटी आंत ही होता है। कह रहे हैं यह गृहिणी के निचले भाग से प्रारंभ होती है। कौन से भाग से बेटा, नीचे भाग से, यानी निचले भाग से। यह नली लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। कितनी होती है बेटा, 6 से 7 मीटर लंबी। अतः एक कुंडलित यानी क्वाइल्ड, अतः एक कुंडलित मुड़ी हुई अवस्था में उदर गुहा में पड़ी रहती है। बेटा ऐसे 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 कुंडली के नुमा क्या पड़ी रहती है, उदर गुहा में पड़ी रहती है। क्षुद्रांत की भित्ति में आंतरीय ग्रंथियां होती हैं, जिनसे पाचक आंतरीय रस निकलता है। क्या निकलता है बेटा, जिनसे पाचक आंतरीय रस निकलता है। इसकी भित्ति में अनेक छोटे छोटे अंगुली के आकार के रसांकुर होते हैं। इसकी भित्ति में अनेक छोटे छोटे अंगुली के आकार के रसांकुर होते हैं। ये अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं। ये अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं। समझ में आया बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो, जो बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसकी प्रत्येक लाइन जादुई भरी है बेटा, हर जगह से प्रश्न आ सकता है। और इसमें मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को कवर किया है। तो बेटा इस वीडियो का कोई भी पोर्शन, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। एक भी पॉइंट बेटा छूट ना जाए, वरना पता नहीं कौन सा प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में छूट जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों एक तरफ से इस वीडियो को पढ़ने के लिए बैठेंगे, एक एक पॉइंट को याद करेंगे, और आप यकीन मानना, विश्वास रखना कि जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे बच्चों, तो इस वीडियो से कई प्रश्न मिलेंगे बेटा, कई प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है बच्चों, जितनी भी वीडियो मैं लगातार आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करा रहा हूँ बेटा, वो सब की सब आप देखते चलें।
जिससे कोई भी वीडियो ना छूटे, ना कोई प्रश्न। इतनी तैयारी करा दूंगा कि आप यही कहेंगे अब देखें कि प्रश्न आएगा कहाँ से। समझे? तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको 1% पसंद आई है तो लाइक अवश्य करेंगे बेटा। यदि 1% तो जितने व्यूज उतने लाइक होना चाहिए आज। और मिलते हैं बेटा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।